आओ। ये है हमारा नया घर जूही। कैसा लगा नया घर? घर तो घर में रहने वालों से बनता है, क्यों? जानता हूं नई दुल्हन का स्वागत घर में कुछ अलग ही होता है। काश आज माँ जिंदा होती जूही। अब हम इसको घर बनाएंगे। हाँ? आज मेरे और प्रकाश के रिश्ते का एक नया सफर शुरू हुआ। हम दोनों शुरुआत से बहुत खुश थे, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये मुझे नहीं पता था। कहते हैं अच्छे काम की शुरुआत से पहले बारिश आ जाए तो काम जरूर बनता है। वैसे आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स, लेकिन रास्ता लंबा हो और ऐसे में आपको वो हमसफर मिल जाए जो आपके लिए सब कुछ आसान कर दे, तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। और ऐसे हमसफर की मुझे भी तलाश थी। आई एम सो सॉरी जूही। एक्चुअली लास्ट मोमेंट बट नो एक्सक्यूज, मेरी गलती है, सॉरी बोलता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी जान। ना फेंकना मत प्लीज। जूही, अब क्या पूरी एनिवर्सरी हम ऐसे रूठे रूठे मनाएंगे? 25 मिनट के बाद एनिवर्सरी डे खत्म, फिर वही जिंदगी। सुबह से शाम अकेलापन, रात रात भर इंतजार करना, और फिर लास्ट में तुम्हारा सॉरी। इससे अच्छी जिंदगी ना मेरी शादी से पहले थी। मतलब तुमने शादी करके गलती करी है? गलती की है तभी तो झेल रही हूँ। झेल रही हूँ मतलब? जूही मेरी बात सुनो। जूही, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इंतजार करवा कर बाहर अय्याशी करता फिरता हूँ मैं? मुझे क्या पता कि तुम बाहर क्या करते हो। What do you mean by that? जूही मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बेटर लीव मी अलोन। जूही मुझे बात करनी है तुमसे। जूही, अच्छी है फोटोज। सर तो आप मेरी मदद करेंगे ना? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पर क्या है ना, मेरा एक उसूल है, मैं एक हाथ से देता हूँ तो दूसरे हाथ से लेता भी हूँ। क्या मतलब सर? मैं समझी नहीं। देखो अंतरा, एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तुम्हें नाम चाहिए, वो मैं दिलवा के दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर का लोन पूरा एक साथ नहीं चुका सकता हूँ, थोड़ा टाइम तो दीजिए आप। हाँ सर, मैं आपसे क्या है ये जूही? उसकी फिल्म बनाने के लिए तुमने खुद को तो बर्बाद कर लिया, अब उसके लिए मुझे भी छोड़ दोगे ना? तुम्ही पागल हो गए? तुम्हें क्या कर रहे हो? चाकू में लग जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? जूही क्या कर रही हो? सर, इस कचरा उठाने वाले ने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी इस सूटकेस के अंदर। बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब है, चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा। आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? विकास, मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, शायद इसकी पहचान की कोई लीड मिले। ओके सर। जी सर, अंतरा पिछले 6 महीनों से यही रह रही है। सब ठीक तो है ना सर? अंतरा की फैमिली में और कौन कौन है? सर वो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती है। बेटी? जी, ध्रुवी नाम है उसका। तो अंतरा के पति कहाँ है? सर वो अपने पति से अलग हो गई है। पर सर बात क्या है? दरअसल हमें अंतरा की डेड बॉडी मिली है। क्या? वैसे अंतरा अपने पति से अलग क्यों हो गई थी, कुछ पता है आपको? सर उसने बताया तो था कि उसके पति से बिल्कुल नहीं बनती है। वो काफी खुले विचारों की लड़की थी। सर लोगों का आना जाना यहाँ रहता था और देर रात तक पार्टीज भी चलती थी।
आपने अंतरा को आखिरी बार कब देखा था? सर यही कोई 1 हफ्ता पहले अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर से बाहर कहीं जा रही है। अंतरा का पति है कौन? सर वो फिल्म डायरेक्टर है ना, प्रकाश रोहरा। प्रकाश रोहरा की वाइफ थी अंतरा? जी। प्यार ये नहीं देखता कि सामने वाला शादीशुदा है या सिंगल। प्यार सिर्फ प्यार देखता है। कट कट कट। मीरा ये क्या कर रही हो तुम? रिहर्सल में इतना अच्छा किया था तुमने, अभी क्या हो गया? देखो फील करो, फील करके बोलो। एक और ट्राई करें? मूड 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 लाओ। या टेक करे। यस यस। रोल। शॉट 2 टेक 3। सर प्रकाश तो फोन नहीं उठा रहा है। पता करो कहाँ है वो। देसाई पूरा घर चेक करो। सर घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। देसाई अंतरा का पति फोन नहीं उठा रहा और अंतरा की नेबर ने बोला कि उसने आखिरी बार अंतरा को 1 हफ्ता पहले अपनी बेटी के साथ कहीं जाते हुए देखा था। तो अंतरा गई कहाँ होगी जो उसका मर्डर हो गया? और बेटी कहाँ है? अग्गू भाई क्या हुआ? रो क्यों रही है? हाँ? मैं हूं ना तेरी माँ। चल खाना खा ले। हाँ? मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तू पहले खाना तो खा। मम्मी कहाँ है? मम्मी शूटिंग पे गई है। बेटा मम्मी शूटिंग पे गई है ना, तू खाना खाएगी फिर आएगी। हाँ सच्ची? सच्ची खा। बैकअप। वेरी गुड मीरा, बहुत बढ़िया। प्रकाश हो रहा। जी हाँ, कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? हमें आपकी बीवी अंतरा की डेड बॉडी मिली है। व्हाट? मेरी बेटी ध्रुवी, वो कहाँ है? कैसी है वो? देखिए हम भी ये जानना चाहते हैं कि ध्रुवी अभी कहाँ है। एक काम करिए, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, बाकी बात वहीं करेंगे। हाँ चलिए। आइए। सर मैं मानता हूँ कि मैं और अंतरा अलग रहते थे, लेकिन डिवोर्स लेने वाले थे ना तुम उससे। हमने सुना तुम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। सर किस मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता है? कहना क्या चाहते हैं आप? प्रकाश, हमें आज अंतरा की लाश मिली, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने घर से ध्रुवी के साथ निकली थी। तुमसे मिलने आई थी क्या? नहीं सर, मैं अंतरा और ध्रुवी से पिछले 20-25 दिन से नहीं मिला हूँ। मतलब अलग होने के बाद भी तुम मिलते तो थे? सर हमारे बीच वैसा झगड़ा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर? अनबन थी सर हमारे बीच। अच्छा कई सालों पहले हम जब मिले थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से अलग होंगे। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में थे सर। वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, हमारी मुलाकात एक सेट पे हुई थी। समझता क्या अपने आप को? हाँ? अकेली लड़की देखी नहीं तो कैसे बात करेगा? कास्टिंग डायरेक्टर होगा अपने घर पे। चोर मचा रहा है ये। समझ गया? हाँ? पता ना शूटिंग लोकेशन है, शॉट चल रहा है अंदर, ये चल क्या रहा है? सर आप मुझसे चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? आप इससे पूछिए, आपका कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ कार में कैसी हरकत कर रहा था। देखिए आप शांत हो जाइए, उसको बाद में मैं देख लूंगा। ओके? क्या देखेंगे सर आप? माना कि मैं न्यू कमर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं। आप लोगों की इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे ही सोचते हैं क्या? टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। देखिए टैलेंट तो आप में कूट कूट के भरा है, वो तो दिख ही रहा है। बहुत आगे तक जाएंगे आप। वो तो जाऊंगी, लेकिन इस कमीनी को कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा उसे छोड़िए, काम की बात करते हैं। मेरी अगली फिल्म में कैमियो है जिसमें मुझे आपके जैसी एक्ट्रेस की तलाश है। और फिर हमने साथ काम किया। काम करते करते हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और हमने शादी करने का फैसला किया।
लेकिन हस्बैंड और वाइफ एक ही प्रोफेशन में हो तो रिश्ते के बीच में काम आ ही जाता है सर। मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके लिए मैंने किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लिया। मैं रोल में फिट नहीं आ रही हूँ, या जिसको तुम रोल दे रहे हो वो तुम्हारी लाइफ में फिट हो गई है? ये फालतू की बातें बोलना और सोचना बंद करो तुम प्लीज। फालतू की बात मैं कर रही हूँ। थिरोन के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? मॉम अंतरा, ग्रो अप यार। हाउ डेयर यू प्रकाश, हाउ डेयर यू चीट ऑन मी। सर अंतरा को गलतफहमी हो गई थी, जिसके कारण आए दिन हमारे झगड़े हुआ करते थे और हमने अलग होने का फैसला कर लिया था। अंतरा ध्रुवी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। मैं ध्रुवी को बहुत मिस किया करता था सर, इसलिए कभी कभी ध्रुवी से मिलने भी चला जाया करता था। और ये आया प्रिंसेस का आखिरी बाइट। डिनर खत्म, हैंड वॉश करेंगे, फिर पापा घर जाएंगे और प्रिंसेस सोएगी। आ जाओ। नहीं पापा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बेटा पापा को जाना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, पापा जाएंगे, कल फिर आ जाएंगे बस। नहीं, अगर आप जाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं ध्रुवी, पापा से गुस्सा नहीं। आज यही रुक जाते हैं, ध्रुवी को अच्छा लगेगा। सर अलग होने के बाद हमें एहसास हुआ कि ध्रुवी को हम दोनों की जरूरत है। ध्रुवी के लिए हम सब कुछ भुला देना चाहते थे सर। मैं मानता हूं कि हमने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन ध्रुवी के लिए हम फिर से साथ रहने की सोच रहे थे। अगर सब कुछ दोबारा ठीक होने वाला था तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अंतरा का मर्डर हो गया, ध्रुवी गायब हो गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुन के मुझे ध्रुवी की चिंता हो रही है। प्लीज आप उसका पता लगाइए। प्रकाश, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर। सर आपने अंतरा के पेरेंट्स से बात की है? क्यों, क्या कहना चाहते हो? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सर। प्रकाश, जो भी कहना है खुल के कहो। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात को कैसे लेंगे। सर अंतरा के पेरेंट्स हमारी शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद उन्होंने हमसे बिल्कुल बोलचाल नहीं रखा। यहाँ तक कि अंतरा जब मुझसे अलग हुई तो वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई थी। तो तुम कहना चाहते हो कि अंतरा के पेरेंट्स नहीं अपनी बेटी को? नहीं सर, मैं ऐसा आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मुझे बस मेरी बेटी की चिंता हो रही है सर। आप प्लीज सर मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढिए सर। पता नहीं कैसे होगी, किस हालत में होगी। मम्मी, इस प्रकाश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसने अंतरा के पेरेंट्स की ओर इशारा किया ताकि ये मामला ऑनर किलिंग का लगे। वो सब प्रकाश प्रोफेशन से डायरेक्टर है, कहानियां बनाने में तो माहिर होगा। हो सकता है हमारे सामने भी कोई कहानी बना के गया हो। इसकी कुंडली निकालो और अंतरा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस दिन अंतरा गई कहाँ थी जो उसका मर्डर हो गया और बेटी गायब हो गई। सुनो, अंतरा नहीं आएगी अब। वो क्या है ना कि बहुत बड़ा रोल मिल गया उसे ऊपर इंद्रलोक में, उर्वशी और मेनका की टक्कर का। तो इस इंडस्ट्री को भूलना पड़ेगा अंतरा को, क्या समझे? मीरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मेरे यहाँ होने से लोग ये बातें बनाना तो बंद नहीं करेंगे ना कि तुम और मैं कैसे दोस्त हैं। मीरा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने दुनिया की कभी परवाह नहीं की है, लेकिन आग को हवा देने से क्या फायदा होगा? प्रकाश, मैं आग को हवा नहीं पानी दे रही हूँ, वो भी शुद्धि का। मीरा, ये शुद्धि रहने दो। तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। प्रकाश, क्यों ठीक नहीं है? देखो, तुमने अभी पूजा स्टार्ट की है और तुम्हारी बीवी नहीं रही। अगर शुद्धि नहीं करेंगे तो पूजा फल नहीं देगी। शुद्धि जरूरी है। आप अंतरा के माता पिता हैं? जी, लेकिन आपकी बेटी अंतरा का मर्डर हुआ है। क्या? और आपकी नवासी भी गायब है। उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मी अंतराला मना केलं होतं साहेब कि प्रकाश ठीक आदमी नहीं है, लेकिन पता नहीं उस प्रकाश ने क्या जादू टोना किया था मेरी बेटी पे। उसके खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी वो। अंतरा, ऐकलंस ना?
तुझे फिल्मों में काम करने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू हरकतें भी फिल्मों के सीन की तरह करेगी। रियल आणि रियल लाइफ मध्ये फरक कळतो मला पापा, पर फिल्मी सीन तो आप क्रिएट कर रहे हो। हमें अपनी शादी का फैसला भी नहीं ले सकती। गलत फैसला कर रही है तू। पता है ना, उसने अपनी पहली बीवी को जान से मार दिया था। उसकी पहली बीवी ने सुसाइड किया था पापा। अगर सुसाइड किया होगा ना तो उस प्रकाश की वजह से, उससे तंग आकर। अरे गलत किस तरह किया? क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है तू? मैं समझ गई कि आप कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ और अब नहीं बदलूंगी। अब आप ही सोचिए सर, जो आदमी अपनी पहली बीवी की हत्या का आरोपी है, क्या वो मेरी अंतरा को? ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रकाश ने अपनी पहली बीवी का हाँ सर, उसी ने मारा अपनी पहली बीवी को। आप चाहे तो पता कर सकते हो, वो आदमी भरोसे लायक नहीं है। और ये सब सुन के हमें अपनी नवासी ध्रुवी की चिंता हो रही है। पता नहीं कैसे रखा होगा उसने हमारी ध्रुवी को, कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा उसके साथ। अंतरा के माता पिता की ये इन्फॉर्मेशन भी सही थी और प्रकाश ने वाकड़ पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि हमारा घर गिरवी था, इसलिए हम काफी स्ट्रेस में रहते थे। सर जूही को लगा कि मेरा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए आए दिन हमारे भी झगड़े होते रहते थे। सर आज जूही ने गुस्से में आके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं दरवाजा पीटता रहा सर, पीटता रहा, उसने नहीं खोला। सर जब कई घंटों तक कोई आवाज नहीं आई तो। लेकिन सर इस केस में घुमाव तब आया जब जूही के पेरेंट्स ने प्रकाश पर जूही की हत्या का आरोप लगाया। सर ये केस 1 साल पहले तक कोर्ट में भी चला, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से प्रकाश पे कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। 10 साल पहले प्रकाश की पहली बीवी की संदिग्ध मौत और अब उसकी दूसरी बीवी की भी हत्या हो गई। और जूही के पेरेंट्स की तरह ही अंतरा के पेरेंट्स भी प्रकाश पर यह शक जता रहे हैं कि प्रकाश अंतरा को मार सकता है। लेकिन सर प्रकाश तो उल्टा अंतरा के पेरेंट्स पर शक जता रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन विकास, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। अंतरा का फोन कहां बंद हुआ था? सर उस दिन अंतरा का फोन पिंपरी में बंद हुआ था और उसी एरिया में उसकी हत्या हुई थी। और सर मैंने पता किया कि उस दिन प्रकाश नासिक में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। वो तो ये प्रकाश ये कांड किसी और से भी करवा सकता है। ध्रुवी का कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मालूम चला, लेकिन अंतरा के कॉल रिकॉर्ड में इस मनीष नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर ये मनीष और अंतरा फोन पर काफी टच में थे। कौन है? सर ये मनीष उसी एरिया में रहता है जहाँ पर अंतरा किराए पे रहती थी। सर ये मनीष अंतरा के घर में काफी आता जाता था। इस मनीष से मिलो। देसाई, प्रकाश को पुलिस स्टेशन बुलाओ, साथ ही साथ जूही के घर वालों को भी मिलना होगा। मनीष, सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और अंतरा मुझे एक ऑडिशन पे मिली थी। जब हमारी बातचीत हुई तो पता लगा वो भी इसी एरिया में रहती थी। शी वॉज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। एक्चुअली वो मेरी दोस्त से ज्यादा मेरी एक्टिंग टीचर थी सर। काफी अच्छे टिप्स भी दिए थे उन्होंने मुझे। उसे मारने की टिप किसने दी होगी? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ उनकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती थी सर। ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब तक वो बता जो तू हमसे छुपा रहा है। सर मैं क्या छुपाऊंगा आपसे। सर अंतरा ने मुझे बताया था कि उसको एक एड फिल्म मिली थी। कांग्रेट्स यार, सही है। वैसे ये एड है किस चीज की? अभी से बता दूंगी तो देखने का सरप्राइज खत्म हो जाएगा। चलो मत बताओ, लेकिन ये तो बता दो कि शूट कहाँ पर है। लंदन। क्या वो लंदन जाने वाली थी एड फिल्म के लिए? हाँ सर उसने यही बताया था, और ध्रुवी को भी अपने साथ लंदन लेके जाने वाली थी। हाँ देसाई। सर प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसका मतलब है वो जानबूझ के गायब हुआ है। देसाई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह अलर्ट करो और हमें जूही के पेरेंट्स से भी मिलना होगा। ओके सर। ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है। मात्र एक नारी की शक्ति ही आपकी सुरक्षा कर सकती है, और मीरा तो साक्षात देवी स्वरूप है। इसे अपने साथ रखिए, कल्याण होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बाबा जी, मेरी बीवी अंतरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरी बेटी ध्रुवी की सलामती के लिए भी। देखिए प्रकाश, पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं तो देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। बलि? किसकी बलि बाबा जी? विष्णु दत्त जी यही रहते हैं? जूही और प्रकाश की लव मैरिज हुई थी सर।
दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। जूही मुझे तो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि शादी का फैसला उसने खुद लिया था, लेकिन अपनी छोटी बहन मनीषा से अक्सर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। जूही दीदी, मैं आजकल जब भी आपसे बात करती हूँ मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो? नहीं मनीषा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं आपकी परेशानी की वजह ये तो नहीं है कि जीजा जी ने उस मूवी के लिए घर गिरवी रख दिया? सिर्फ घर नहीं, मेरी शांति, भरोसा, सब कुछ गिरवी रख दिया है। क्या बोल रहे हो दीदी? प्रकाश का किसी लड़की के साथ अफेयर है। सर, उस प्रकाश का उसकी फिल्म की एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर था। दीदी से इसको कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसी स्ट्रेस में तुम्हारी दीदी ने सुसाइड कर लिया? सुसाइड नहीं सर, उस इंसान ने दीदी का मर्डर किया। जरा इस फोटो को देख के बताइए, आप इस लड़की को पहचानते हैं? अंतरा नाम है इसका। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। हेलो, आसपास चेक करो। हम तो प्रकाश को अंतरा का कातिल समझ रहे थे, लेकिन अंतरा की मौत के बाद प्रकाश की मौत और इन दोनों की बेटी गायब है। सर, प्रकाश ने अंतरा के पेरेंट्स पर शक जताया था। कहीं इसका शक वाकई में सही तो नहीं था? लेकिन हमें जूही की फैमिली को भी समझना होगा, क्योंकि जूही की फैमिली लगातार प्रकाश पर जूही की हत्या का आरोप लगा रही थी, लेकिन उनका आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुआ। लेकिन वो लोग अंतरा और उसकी बेटी ध्रुवी को क्यों गायब करेंगे? सर, प्रकाश की लाश के पास कद्दू और उसके ऊपर ये सिंदूर वगैरह लगा हुआ है। सर, यहाँ कुछ टीके भी लगे हुए हैं। देख के ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ जादू टोना किया है। प्रकाश की लाश के पास ये सब मिलना, तो कहीं इन मर्डर्स के पीछे कोई तंत्र मंत्र का एंगल तो नहीं है? प्रकाश और अंतरा से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये दोनों किसी तांत्रिक के टच में तो नहीं थे, और ध्रुवी को ढूंढने पर फोकस करो, कहीं इन दोनों के बाद उसकी जान खतरे में ना हो। जी बोलिए। हमें प्रकाश और उसकी वाइफ अंतरा के मर्डर केस के सिलसिले में मीरा से बात करनी है। हाँ, मैं ब्लैक मैजिक में बिलीव करती हूँ, लेकिन इन सब बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा की हत्या में आपका कोई हाथ तो नहीं है? सर, ये क्या बोल रहे हैं आप मेरी बेटी पे यूं ही आरोप नहीं लगा सकते। पापा, मुझे बात करने दीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जहाँ प्रकाश की हत्या हुई थी वहां से हमें ब्लैक मैजिक के साइंस मिले हैं। क्या इस पूरी दुनिया में अकेली मैं ही हूँ जो ब्लैक मैजिक में बिलीव करती है? देखिए, मैं प्रकाश से प्यार करती थी, और प्यार करने वाले जान लिया नहीं करते, जान दिया करते हैं। लेकिन प्रकाश तो मैरिड था, तो आपकी वजह से प्रकाश ने अंतरा को छोड़ा था, या फिर प्रकाश और अंतरा का अलग होना आपकी साजिश थी? फिर अंतरा की हत्या होना, उनकी बेटी ध्रुवी का गायब होना। आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केस तो तुमने जीत लिया, लेकिन मेरी नजर में मेरी बहन के कातिल तुम ही हो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप गलत दरवाजे पर आए हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जूही की बहन मनीषा से कीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो हम करेंगे ही, हमारा काम है। शहर छोड़कर जाने की सोचिएगा मत, आप हमारी नजर में हैं। इस मीरा पर नजर रखो और पता लगाओ कि जूही की बहन मनीषा का प्रकाश से कोई झगड़ा हुआ था कि कोर्ट केस हारने के बाद, जैसे मीरा बता रही है। हाँ देसाई, तो मनीष के बारे में पता किया। ये मनीष एक्टर ही नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग इसे मॉडल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। और सर, इसकी असलियत तो और चौंकाने वाली है। कैसी असलियत? तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। तूने बताया नहीं कि तू और कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को पैसे का लालच देकर एस्कॉर्ट बना चुका। सर, मैं मानता हूँ कि धंधा गलत है मेरा, लेकिन कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ काम करती हैं। और अंतरा, जब तूने उसे भी एस्कॉर्ट बनने का ऑफर दिया, उसने तेरा ऑफर नहीं माना और तूने उसे। नहीं सर, वो खुद 6 महीने से मेरे लिए काम कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है?
जो लड़की स्ट्रगल के दिनों में कास्टिंग काउच की वजह से किसी को सबके सामने जलील कर सकती है, वो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने के बाद तेरे कहने पर एस्कॉर्ट बन गई। नहीं सर, इतनी भी फेमस नहीं थी वो, लेकिन जरूरत के आगे अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। उसका पति मस्त पैसे वाला था, लेकिन उससे अलग होने के बाद मुझे अंतरा की जरूरत का फायदा उठाने का मौका मिल गया था। सही सोचती थी मैं, किस्मत साथ ना दे तो टैलेंट भी किसी काम नहीं आता। पर अब मुझे अपनी नहीं, ध्रुवी की चिंता है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सर, मैंने उसको ऑफर दिया तो उसने मेरे साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जैसे कभी कास्टिंग काउच के ऑफर के खिलाफ किया होगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की? Get out of my house. Just get out. अंतरा, मेरी बात सुनो। मुझे क्या समझ के अपने आता है? बारे में नहीं, कम से कम ध्रुवी के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। इंडस्ट्री में सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ये सब करती हैं सर्वाइव करने के लिए। इंडस्ट्री में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम भी जानती हो। आई नो स्टार्ट में हिचक होगी, लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि किसी को भी ये सब पता नहीं चलेगा कि तुम ये सब करती हो। यू नीड मनी और इससे बहुत पैसा मिलेगा। ध्रुवी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, समझो। सर, उसने मेरा ऑफर मान लिया था। तो वो लंदन वाली कहानी झूठी थी, तूने उसे किसी क्लाइंट के पास भेजा और वहां ये कांड हुआ? नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा था। एक्चुअल में उसे एड फिल्म मिली थी और सर उसने ही मुझे बताया था कि एड फिल्म के शूट के लिए वो लंदन जा रही थी। सर, मनीष ने जिन क्लाइंट्स के नंबर दिए थे उन क्लाइंट से ये पता चला है कि अंतरा अपनी मर्जी से एस्कॉर्ट के धंधे में आई थी। और हाँ सर, एक बात और, मैंने चेक किया कि जूही की बहन मनीषा हाईकोर्ट भी गई थी, लेकिन उसकी अपील पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सर, ये बात भी सही है कि मनीषा ने प्रकाश को कई बार थ्रेट भी दी थी, और जैसा कि मीरा ने बताया है कि उसने प्रकाश के सेट पर जाकर पूरी यूनिट के सामने उसको थप्पड़ भी मारा था, ये भी सही है। तो ये मनीषा का भी गर्म दिमाग की है। मीरा के खिलाफ कुछ मिला? फिर इस मीरा पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मीरा के बारे में ये पता चला है कि ये एक तांत्रिक के चक्कर में थी और उस तांत्रिक को अपना गुरु मानती थी। कौन है वो तांत्रिक? सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं पता करवा रहा हूँ। ठीक है, पता लगाओ। तब तक इस मनीषा को भी खंगाल लेते हैं। 2 कौड़ी का इंसान था वो प्रकाश, चीटर, मक्कार, पैरासाइट था, औरतों की दिए हुए टुकड़ों पे पलता था। वो तो मेरी बहन की बदकिस्मती थी जो उस जैसे इंसान के पल्ले पड़ गई, उसके झांसे में आकर सपने देखने लग गई। फिर क्या हुआ? वही जो होना था, धोखा मिला उसे। इसीलिए प्रकाश को उसके सेट पर जाकर धमकी दी थी और उसको धमकी देने के अगले ही दिन अंतरा का मर्डर हो गया, उसकी बच्ची गायब हो गई और अब प्रकाश का भी खून हो गया है। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? पर आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने मारा उसे? और अगर ऐसा है तो प्रूफ कीजिए। कोर्ट भी तो प्रूफ मांगता है, जैसे मेरी बहन के मर्डर के लिए मांगा था। और हाँ, अगर प्रूफ नहीं कर सकते ना तो मुझे हैरेस करना बंद कर दीजिए। सर, यह है वो तांत्रिक अभिजीत ओझा जैसे मीरा मिल रही थी। इसके ठिकाने का भी पता चला सर। हाँ सर, ये सत्य है कि मीरा हमारी शिष्या थी, परंतु हमारा ना तो प्रकाश की हत्या में कोई हाथ है और ना ही अंतरा की हत्या में। लेकिन हमें पता चला है कि मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास लेके आती है। जी हाँ सर, वो उसे जरूर लाती थी, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रकाश भी तंत्र मंत्र को मानता था। प्रकाश तंत्र मंत्र को मानता था या फिर मीरा उसे तुम्हारे पास बलि के लिए लेके आई थी? नहीं सर, मीरा उसे मेरे पास बलि के लिए नहीं लाई थी। तो फिर मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास क्यों लेके आई थी? दरअसल प्रकाश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। कम से कम समय में उसे ज्यादा से ज्यादा सफलता चाहिए थी और हम उसकी सफलता के लिए पूजा करवाते थे। उस दिन भी वो हमारे पास अंतरा की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाने आया था। बाबा जी, मेरी बीवी अंतरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी बेटी ध्रुवी की सलामती के लिए भी। देखिए प्रकाश, यदि आप अपनी पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। नहीं बाबा जी, मैं बलि देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। घबराइए नहीं प्रकाश, हम आपसे किसी निर्दोष प्राणी की बलि नहीं मांग रहे। इस कद्दू को लेकर अकेले किसी एकांत स्थान पर इस कद्दू को बलि का जीव मानकर इसकी बलि दे देना। लेकिन प्रकाश को मैंने बलि चढ़ाने के लिए अकेले जाने को कहा था, इसलिए मेरे विचार से मीरा उसके साथ नहीं गई होगी। अब तुम मीरा को बचा रहा है, सच सच बता, तू और मीरा मिले हुए हो? नहीं साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी तंत्र विद्या की सौगंध खा के कहते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। सर, इस तांत्रिक और मीरा की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। राइट,
लेकिन जिस जगह अंतरा की डेड बॉडी मिली थी वहां हमें ब्लैक मैजिक का कोई साइन नहीं मिला। तो हो सकता है जिस दिन प्रकाश की मौत हुई थी कोई उसे फॉलो कर रहा हो और वो ये बात अच्छे तरीके से जानता हो कि प्रकाश का तांत्रिक के पास आना जाना है। इसलिए अगर प्रकाश की हत्या कर दी जाएगी तो शक मीरा और तांत्रिक पर जाएगा। विकास, इस तांत्रिक के घर से लेकर उस जगह तक जहां हमें प्रकाश की डेड बॉडी मिली थी, रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी स्कैन करो। श्योर सर। मेरा बेटा, अरे ये आदमी तुम्हारे लायक ही नहीं था। अरे पुलिस को भी इस पे अपनी पत्नी की हत्या का शक था। तुम इसे देख के क्यों अपना दिल दुखा रही हो? लेकिन पापा, मैं प्रकाश से प्यार करती थी। काश अंतरा से पहले प्रकाश मेरी लाइफ में आया होता। उमेश जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना होगा? मीरा जी, हमें पूरा यकीन है कि प्रकाश का मर्डर इन्होंने नहीं किया। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ तुम उसका पीछा कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रकाश के मर्डर में मीरा का भी हाथ है क्या? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। तो प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा दोनों को तुम्ही ने मारा? नहीं, अंतरा की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रकाश को मैंने मारा क्योंकि मेरी बेटी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी और उस पे तो पहले से ही 2 बीवियों की हत्या का आरोप था और मैं उसके साथ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उस दिन उसका पीछा किया था। अंकल, आप यहाँ? मेरा तो कोई बात मेरी सुनती नहीं है, फिर भी मैं उसे समझाता हूँ कि तुझे मिलना बंद कर दे। अंकल, मैं जानता हूँ मेरा नाम बहुत बदनाम है, पर क्या करूं अंकल, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरे साए में कभी कोई औरत जिंदा ही नहीं बच सकती और मैं मीरा को मरने नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि तुम्हें ही खत्म कर दूं। ध्रुवी, उसके साथ क्या किया? ध्रुवी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, प्रकाश को मैंने पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसको शिवाजी नगर तक फॉलो भी किया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। लेकिन हाँ सर, उस दिन उसका किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झगड़ा भी हुआ था। देखो, मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम ही ने करवाया। तुम ही ने मेरी बीवी को मारा और मेरी बेटी को गायब करवाया। रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक पुलिस को सब बता दिया होता मैंने। जा, जो करना है कर, जा। सर, वो उस पर अंतरा की हत्या का आरोप लगा रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि ध्रुव भी उसके पास है। कौन था वो? सर, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो उसे शिवाजी नगर में ही मिला था। सर, उमेश ने भी बताया कि उसने प्रकाश को शिवाजी नगर में किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था। और सर, शिवाजी नगर में तो अंतरा के पेरेंट्स भी रहते हैं, रघुवीर और माला जी। प्रकाश ने हमें यह भी बताया था कि उसकी और अंतरा की शादी के बाद अंतरा के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स अंतरा और प्रकाश की शादी के खिलाफ थे। तो कहीं उस दिन शिवाजी नगर में उमेश ने जिस आदमी को प्रकाश के साथ देखा था वो अंतरा के पिता तो नहीं थे? इस उम्र में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? अगर उम्र का लिहाज ना होता ना तो ऐसी मरम्मत करता कि सब कुछ उगल देते। ध्रुवी तुम्हारे पास से मिली है और तुम लोग क्या बोल रहे हो कि तुमने उसे फिरौती देके छुड़ाया। पुलिस के पास भी आ सकते थे ना। और अभी कहाँ भागने की तैयारी थी? कैसी बात कर रहे हैं सर? सच कहता हूँ, हमने 5 लाख रुपए देकर उसे छुड़ाया। अब ये देखिए चिट्ठी। हम बहुत डर गए थे। किडनैपर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को कुछ बताया तो वो हमें मार देंगे और ध्रुवी को भी जान से मार देंगे। प्रकाश की मौत के 2 दिन बाद ये चिट्ठी हमें हमारे घर के सामने पड़ी मिली। किडनैपर्स ने हमें 5 लाख रुपए लेकर एक जगह बुलाया था। उसमें लिखा था कि 100 मीटर की दूरी के बाद मुड़कर देखना। हमने वैसे ही किया और पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुवी खड़ी रो रही थी। ध्रुवी, ध्रुवी, बच्चा, बच्चा, उसे बहुत डरा के रखा था। उसने हमें उसके सामने उसकी माँ के साथ लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो
हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन हम उसे कैसे छोड़ते सर? आखिर हमारा खून है वो। हमने तो बस वही किया जो किडनैपर्स ने हमें कहा था कि पुलिस के पास मत जाना बस। वो अंकल ने मेरे मुंह पे पट्टी बांधी और मैं बेहोश हो गई, और जब मैं उठी तो मुझे कमरे में बंद किया था। ध्रुवी, तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में कुछ याद है? उनके साथ क्या हुआ था? मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरे नाना नानी अच्छे नहीं है, वो मुझे मम्मी से दूर लेके जा रहे थे। बेटा, तुम्हारी मम्मी के बारे में तो पता लगा रहे हैं। मुझे बताओ कि तुमने अपनी मम्मा को आखिरी बार कब देखा था? वो हम लोग लंदन जा रहे थे। हम लोग पिपरी में वो अंकल के पास टिकट लेने गए थे। जी, वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। पिंपरी में? कौन थे वो अंकल? वही अंकल जिन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा था और मैं बेहोश हो गई थी। पिंपरी में वो अंकल का घर कहाँ है? आप हमें वहां लेके जा सकते हो? उस घर के आसपास कोई स्कूल था, कोई गार्डन था? कुछ भी नहीं? इसे तो कुछ याद ही नहीं है। एक काम करो विकास, ध्रुवी को पिंपरी एरिया में लेके जाओ, पूरा एरिया घुमाओ। हो सकता है उस एरिया में जाने के बाद इसे कुछ याद आ जाए। राइट सर। बेटा ध्यान से देखो, यही घर था वो जहां पर आप और आपकी मम्मी आए थे। क्या हो साहब? किसका बंगलो है ये? साहब, ये बंगलो तो हम शूटिंग वालों को देते हैं। शूटिंग के लिए? जी। अच्छा, जिसको भी शूटिंग के लिए देते होगे उसका रिकॉर्ड तो रखते होगे तुम? किसको दिया, कब दिया? जी साहब, एक मिनट। ये देखिए साहब, कारवां फिल्म्स। पर इन लोगों ने शूटिंग नहीं किया, बोला कि शूटिंग कैंसिल हो गई, पर पेमेंट पूरा किया साहब। ये है उनका एड्रेस और फोन नंबर। सर, ये उसी नंबर के कॉल रिकॉर्ड है जिस नंबर से फोन करके बंगलो को शूटिंग के लिए बुक किया गया था। लेकिन सर, ये नंबर अभी बंद है। और सर, जिस प्रोडक्शन हाउस के नाम पर वो बंगलो बुक किया गया था वो ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस है ही नहीं है। और सर, मैंने इस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये नंबर इस संतोष के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन सर, इसके घर में ताला लगाया अभी। और तलोजा जेल से इसके बारे में ये पता चला है कि ये एक सुपारी किलर है और ये एक हिस्ट्री शीटर रमेश के भी टच में था। इसका मतलब है ये सारा कांड इन दोनों ने ही किया है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल किलर्स हैं तो इन्हें हायर किसने किया होगा? सर, संतोष और रमेश की एक लीड मिली है। साहब निकालने क्या साहब? साहब मेरे को नहीं गिरा साहब। पाटिल, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। बोल, किसके कहने पे किया ये कांड? बोलता हूँ साहब। साहब, मुझे खाली अंतरा को मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी सुपारी? साहब वो अंतरा के पति प्रकाश ने दी। प्रकाश ने? हाँ साहब, प्रकाश ने मेरे को कांटेक्ट किया था और इस काम के लिए उसने 10 लाख रुपए भी दिए थे। और साहब, अंतरा को मारने का पूरा प्लान भी उसका ही था। अंतरा कोई एक्टिंग का कीड़ा है, यही तरीका है ऐसे फंसाने का। लेकिन भाई, इस एक्ट्रेस के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? ये बीवी है मेरी, सोचा था अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ काटूं, पर ये मुझे कभी समझ नहीं पाई। बेवफा बोलती है मुझे और खुद पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ होती फिरती है। मैंने फैसला कर लिया, इसे अब हमेशा के लिए सुला दूंगा। साहब, इस प्लान के लिए मैंने रमेश से हाथ मिलाया था। मैं ठहरा सड़क छाप आदमी, मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो प्रोड्यूसर लगे। तो मैंने इस चिकने को एक एड फिल्म का प्रोड्यूसर बना के अंतरा से मिलवाया था। और रमेश ने उसको लंदन शूट का झांसा देके उसे पासपोर्ट लिया और बोला कि वीज़ा लगवा देगा। और फिर एक दिन पासपोर्ट और लंदन का टिकट देने का बोल के उसको मिलने को बुलाया। साहब, उस दिन अंतरा उसकी बेटी ध्रुवी के साथ मिलने आई थी। हाँ जी जी, वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। हाँ हाँ, आइए आइए, जरा आपका ही वेट कर रही है, आइए। और जैसे वो लोग हमारे पिंजरे में आए, साहब, अंतरा का चेहरा बिगाड़ के हमने लाश को बैग में डाल दिया और वो बैग
सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। साहब, प्रकाश ने मुझे बोला था कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तब तक उसकी बेटी ध्रुवी को संभाल के रखे, और वहाँ मेरी बीवी उसको चमकाती रही कि उसकी माँ आएगी। साहब, ये सब करने का प्रकाश ने मेरे को और 5 लाख देने का नक्की किया था, लेकिन उसने 2 लाख एडवांस दिया और बोला कि बच्चे को नाना नानी के यहाँ छोड़ देना, बाकी के पैसे वो दे देगा। लेकिन उसके पहले किसी ने उसको टपका दिया। साहब, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बच्ची हमारे पास थी और ये एडा रमेश पैसा पैसा करके मेरी जान खा रहा था, और एक दिन तो इसने हद कर दी। हाँ नीरा, तो सिर्फ हाथ काट रहा हूँ कि हाथ काट के भिखारी मार्केट में बेचेंगे ना तो थोड़े पैसे मिलेंगे। उसका बाप तो मर गया, उसके पैसे कौन देगा बाकी? अरे तू समझ नहीं रहा। चल, तेरे को पैसा चाहिए तो फिर मांगते हैं ना। किससे मांगेंगे? इसका बाप तो मर गया। अरे उसके नाना नानी जिंदा है, प्रकाश ने मुझे खुद बताया था। और तेरे को पता है प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का नाटक इसलिए किया था ताकि उसके नाना नानी, मेरा मतलब है उसके सास ससुर को शक ना हो। तो एक काम करते हैं, बच्ची नाना नानी को भेज देते हैं। क्या बोलता है? तो लेटर लिख, बच्ची चाहिए तो पैसा दे दो। अब सोचा था कि पैसा मिलेगा, कुछ दिनों में मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन कहानी बना रहा है। प्रकाश तो मर चुका है, तो सच बोल, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का सुपारी दिया था मुझे। लेकिन यह भी सच था कि कोई ठोस सबूत ना मिल पाने की वजह से कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रकाश ने अपनी दूसरी पत्नी अंतरा को मारने की सुपारी दे दी? प्रकाश ने यह फैसला क्यों और किन हालात में लिया, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाया। जूही की हत्या का आरोप जो लगातार प्रकाश पे लगाया जा रहा था, क्या उसकी वजह से प्रकाश में यह बदलाव आया? आखिर क्या हुआ था जो एक आम इंसान अपनी दूसरी पत्नी को मरवाने पे आमादा हो गया? अब इन सब सवालों के जवाब तो हमें प्रकाश ही दे सकता था, लेकिन यह केस हम सबको एक सबक जरूर देता है। किसी भी इंसान का एक गलत कदम, एक गलत फैसला उसके और उसके पूरे परिवार को तबाह करने की चिंगारी बन सकता है। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक जो अचानक से हालात की वजह से पैदा होते हैं, दूसरे जो सोची समझी साजिश के तहत किए जाते हैं, कानून को चैलेंज करके किए जाते हैं। यह केस दूसरे किस्म का है। देवरिया पुलिस थाने में जैसे मेरा तबादला हुआ, एक संगीन केस मेरे सामने है। जैसे इस केस की इंक्वायरी हम करते चले गए, हर कदम पे अपराधी हमें चुनौती दे रहा है। क्या कर रहा है तू यहाँ? अपनी खेत की मेड़ सही कर रहे हैं जो तुमने इतने सालों से बढ़ा के रखी हुई है। औकात में रहा अपने। औकात से ऊपर तो आप बोल रहे हो। एक तो हमारे खेत हड़प लिए, ऊपर से हमें धमकी दे रहे हो। साले 2 कौड़ी के गुलाम। इधर ही क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना। आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। आप अपने हिसाब से मेड़ बांध लीजिए। क्या बाबूजी, आज फिर आप उन लोगों के सामने झुक गए? झुकने का बात नहीं है। जब 2 आदमी झगड़ा करेंगे तो किसी ना किसी को तो हथियार डालना ही है ना। और झगड़ा करके क्या हासिल होगा? वैसे भी 2 गज जमीन हथियार लेगा तो कितना अनाज उगा लेगा? बाबूजी, कुछ नहीं होता है। बात को समझते काहे नहीं तुम लोग? हैं? चलो काम करो अपना। शोभा, क्या हुआ शोभा? नहीं हुआ इस बार भी। मेरा तो नसीब ही खराब। अरे निराश क्यों हो रहे हो? इस बार नहीं तो अगली बार सही। हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे। देखना, जल्दी हमारे घर में बच्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा शोभा? तुमसे शादी करने के लिए मैंने घर वालों का लाया और रिश्ता टुकरा दिया।
सबसे दूर हो गया, सबको नाराज किया। यहाँ रह रहा हूँ किराए के घर में। सोचा था उनकी नाराजगी दूर करने का सिर्फ एक रास्ता है कि मैं उनकी गोद में उनका पोता दे सकूं, ताकि हमारे रिश्ते सुधर सके। आप धीरज रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, और इलाज भी चल रहा है, हो जाएगा। कब हो जाएगा शोभा? 4 साल हो गए हमारी शादी को, 4 साल। अरे आप सुनो तो। अरे आप इतने जल्दी घर आ गए? अरे काम खत्म हो गया तो जल्दी चला आया, और वैसे भी बाहर बहुत बारिश है, ऑफिस में लोग कम आए थे। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो पता नहीं क्यों आज पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है मेरे। क्या डॉक्टर क्या चले? अरे नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी अभी ऑफिस आए हो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पक्का? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरे कौन है? क्या बनता तू? चल घुसा पड़ता तेरे खान में। क्या कर रहा है? हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर। कब गायब हुए? सर कल शाम से गायब है, और स्कूटी लेके गई है सर। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बाजूपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं नौकरी लखनऊ में करता हूँ। सर कल मैं नौकरी पे गया था तो वो घर पे थी, लेकिन मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली सर। उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ है सर। हो सकता है किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो? नहीं सर, मेरे अलावा उसका ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, आप बाहर जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। थैंक यू सर। अभिषेक, ये फोटो और स्कूटी नंबर लेके सब जगह सर्कुलेट करो। चलो। ला 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 ला। कौन कौन? आइए सर। हटिए हटिए, बीच में से आप लोग हटिए। ये तो शोभा शर्मा है। सर 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 मैं थाने गया था, पता चला आपको एक डेड बॉडी मिली है। बहुत घबराहट हो रही सर, क्या हुआ? शोभा शोभा
आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर, हाँ ये टिफिन मिला सर। सर 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 ये टिफिन और बैग हमारे घर का है सर। अपना टिफिन लेकर इतने सुनसान एरिया में आपकी बीवी कर क्या रही थी? मैं नहीं जानता सर। ये मेडिसिन का रैपर मिला है, एंटी डिप्रेशन लगता है, किसी कीलदार औजार से वार किया गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर। इतनी दर्दनाक तरीके से कोई नफरत करने वाला ही मार सकता है। आपको किसी पे शक है? मैं क्या जानूं सर। सर यहाँ आसपास एक हाईवे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आते जाते किसी ने टारगेट बना लिया हो? हाँ, इस पूरे एरिया को स्कैन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, एक स्कूटी भी थी ना सर, देखो कहाँ डंप की गई। ओके सर। अब आखिरी खिलाड़ी बची है जिला परिषद टीम की काजल श्रीवास्तव। देखना है कि वो क्या कर पाती है। मैच तो लग रहा है जैसे महानगर स्कूल ने लगभग जीत ही लिया है। काजल रेखा के अंदर घुसी और देखते ही देखते आगे बढ़ रही है, काफी बहादुरी के साथ लड़ते हुए, हालात से समझौता ना करते हुए। काजल श्रीवास्तव बड़ी बहादुरी के साथ गेम चल रहा है। देखना है कि अब क्या होता है। और इसी के साथ काजल को चारों तरफ से सबने घेर लिया है। देखते हैं काजल क्या कर पाती है। एक तरफ जिला परिषद टीम की उम्मीदें लगी हुई है, दूसरी तरफ महानगर टीम पूरे जोश में लगी हुई है। अब देखना है क्या होता है। इसी के साथ काजल श्रीवास्तव ने एक साथ सबको ढेर कर दिया। जिला परिषद टीम की जीत दर्ज की गई है और आज की जीत का सेहरा जाता है काजल श्रीवास्तव को। बहुत बढ़िया काजल, अब तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाओ। अगले ही संडे ना सिलेक्शन का कैंप लगने वाला है लखनऊ में, साथ चलो। सर दूसरे शहर में अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक साथ जाएंगे, एक साथ वापस आ जाएंगे। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं समझाऊंगा तुम्हारे पापा को, तुम बस तैयारी करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब से ये बचपना बिल्कुल बंद। तुम्हें जरा सा खेलकूद में हिस्से क्या लेने दिया? दुनिया के सर पर निकल पड़ी। सर ये काजल के लिए एक सुनहरा मौका है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का। तुझसे बात की मैंने, तूने दिमाग खराब कर रखा है इसका। चल निकल यहाँ से। पापा एक बार सुन तो लो, सर क्या कह रहे हैं। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरा आखिरी साल है, जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। सर अगर आपको ये टेंशन है कि काजल अकेले कैसे जाएगी, तो मैं जा रहा हूँ ना उसके साथ। अरे जा भाई जा, काजल कहीं नहीं जा रही है। और तू भी अपना रास्ता नाप और निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। रेनू, आज से इसका खेलना कूदना और बाहर जाना बिल्कुल बंद। समझा दो इसे। जी। पापा इसे मत करो ना। और भैया काम मिला कि नहीं? अरे भाड़ में गया ऐसा काम, ये लोग देंगे काम, एक दिन हम देंगे इनको काम। देखना कमलेश, खिलाना। उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले वो चुकता करो। रुक जा, देता हूँ। फिर रुक जाइए, चाय पीना बाद में। ये लो भैया चाय। रख दो। कहाँ घूम रहे थे सुबह से? कितना फोन किया हम आपको? घूम नहीं रहे थे, काम के लिए गए थे। अगर इतने ही लायक होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े भाई है तेरे, बात करने का तरीका सीख ले पहले। हम वही तो कह रहे भैया, जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, ऐसे कब तक चलेगा? बस कुछ दिन की बात है, हम सब सही कर देंगे। सिर ठीक कर दोगे?
यही मर जाएंगे सिसक सिसक के भूखे प्यासे, अपने गांव अपनी मिट्टी से दूर। हमने कहा ना हम कुछ करेंगे, मतलब करेंगे। दिमाग मत खराब करो अब। ओके सर, जय हिंद। हाँ, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। शोभा को नकल डस्ट है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर यहाँ तक कि स्कल में भी छेद हो गए हैं और वार करने वाला राइट हैंडेड है। यानी कि जिसने भी मारा है बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, यहाँ तक कि हड्डी तक में भी छेद कर दिया। लेकिन इतनी बेरहमी से कोई मारेगा क्यों? विनोद कह रहा था कि शोभा का कोई भी नहीं है। मेरे अलावा उसका जिंदगी में और कोई भी नहीं है। इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पता करो। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शोभा से नफरत कौन करता है। सब साहब, शोभा अक्सर दोपहर में स्कूटी से कहीं जाती थी। कहाँ जाती थी पता है आपको? नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, विनोद और शोभा के बीच आपसे रिश्ते कैसे थे? विनोद बहुत प्यार करता था शोभा से, लेकिन शोभा के गायब होने से एक दिन पहले मैंने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। मैं यहाँ हर कोशिश में लगा हूँ कि अपने परिवार को बच्चा दे दूँ, और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या सब कुछ बता दिया? देखो विनोद, मैं तुम्हें भी सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चल जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं बेवकूफ बनता रहा। छी! विनोद ने अपने परिवार से लड़के शोभा से शादी करी थी। इसके लिए परिवार में अलगाव रहता था और अब शोभा माँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन इस बात को लेके झगड़ा उसी दिन हुआ था पहली बार। ये विनोद के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? साहब यही रहते हैं गांव में। शोभा की मौत के बाद से वो लोग भी यहाँ आने जाने लगे हैं। हम थक गए ऐसी ज़िंदगी जीते जीते, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। अब इतनी दूर तो तुम लोग बैठे हो, कहा था ना गांव में आ जाओ, सब लोग हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गांव तो आना ही है, लेकिन तुम जानती हो ना कितना मुश्किल है। हाँ लेकिन आ जाओ। अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। 15 तारीख को तुम्हारे और शोभा के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा? ये किसने कहा आपसे सर? पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती सर। या फिर बच्चा ना होने की वजह से झगड़ा हुआ था? क्या है कि हमें पता है कि शोभा से आपकी शादी फैमिली के खिलाफ हुई थी, और जब शादी हो गई तो फैमिली के साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया, और अब शोभा की मौत के बाद दोबारा से फैमिली से रिश्ते जुड़ गए। खैर, जब आप ऑफिस जाते थे तो शोभा घर से कहीं और जाती थी। कुछ आइडिया वो कहाँ जाती थी? क्योंकि आपने कहा आपके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था? सर ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? एक मरे हुए इंसान के खिलाफ इस तरह की बात? देखिए, तैश में आने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सच तो यह है मेरी बीवी का खून हुआ है, और कातिल को ढूंढना है तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सबूत तक नहीं ढूंढा। आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं? पिल्स लेते हैं? व्हाट? आप राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट ही हूँ। ऐसे ही पूछो। खैर, हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ के मत जाइएगा, ओके? अभी आप जा सकते हैं। इस आदमी को गुस्सा बहुत आ रहा है और ये कुछ छुपा भी रहा है। हो सकता है कि मियाँ बीवी में बच्चा ना होने की वजह से जो झगड़ा होता था वही एक वजह हो जिसकी वजह से इससे मार डाला उसे। हो सकता है सर। इस मियाँ बीवी के बारे में पूछताछ करो, पता लगाओ क्या चक्कर चल रहा था इन लोग के बीच में। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शोभा कहाँ जाती थी, किससे मिलने जाती थी। इनके फैमिली डॉक्टर से जाके मिलो। सारिका। हाँ भैया। इतनी देर कहाँ हुई तुझे? वो भैया आज तो मैं पहले जाती, लेकिन शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। अकेले बाहर आओगी जाओगी तो गांव के आवारा लड़के ऐसे ही करेंगे। कौन था लड़का वो? मैं नहीं जानती। अगर इतना ही डर लग रहा है तो छोड़ दो ना सिलाई कढ़ाई, ना बाहर जाओगी ना कुछ होगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिलाई कढ़ाई की जरूरत ही क्या है? भैया वो कोर्स खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं।
जी सर, शोभा मेरे पास आई थी कुछ ही दिनों पहले। उसके पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शोभा अपने पति विनोद को धोखा दे रही है। कैसा धोखा? दरअसल सर, शोभा पहले से एक बच्चे की माँ थी और उसके बाद उसकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। मैंने शोभा से इस बारे में बात भी की थी। देखिए मैडम, ये बात सच है, लेकिन प्लीज़ आप विनोद को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। तुम भले ही अपने रिश्तों में धोखे का जहर घोल रही हो, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में बेईमानी कभी नहीं करूँगी। मुझे सब कुछ विनोद को सच सच बताना होगा। प्लीज़ मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मैडम। मैं विनोद को खुद सब कुछ एक दिन बता दूंगी, अपनी शादी के बारे में, वैभव के बारे में, सब कुछ। प्लीज़। फिर आपने ये बात विनोद को बता दी? जी सर, एक्चुअली विनोद बच्चे को लेकर के बहुत परेशान था, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैंने उससे ये सब छिपाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर एक बात बताइए, शोभा के पहले पति और बच्चे के बारे में आप जानती हैं? जी नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती। सर मैं क्या पूछ सकता हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? विनोद, तुम डॉक्टर विनीता को जानते हो ना? हम मिल चुके हैं उनसे और उन्होंने तुम्हारे झूठ के बारे में हमें बता दिया है। डॉक्टर विनीता ने शोभा के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उसकी पहली शादी, उसका पहला बच्चा और उसका कभी भी ना बच्चा होना। ये सब सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया या मरवा दिया। नहीं सर, सच तो यह है कि मैं आज भी शोभा से बेहद प्यार करता हूँ। मानता हूँ झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता सर। लेकिन उसको मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मारने की तो वजह है तुम्हारे पास, उसका धोखा देना, उसका बच्चा ना होना। उसका पहला बच्चा कहाँ है? उसके पति के बारे में क्या जानते हो? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और जितना जानता था वो आपको मैं बता चुका हूँ। सर, पीसीआर से डेड बॉडी मिलने की खबर आई है। चलिए हटिए, हटिए सर। आसपास चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर इस लड़की को भी लगभग वैसे ही मारा गया है। नकल डस्टर से चेहरे पे वार किए गए। सर ये बैग मिला है और उसके अंदर सर ये यूनिफॉर्म मिला है। इस यूनिफॉर्म को कोई पहचानता है यहाँ? हाँ सर, इस गांव में एक स्कूल है, ये यूनिफॉर्म उसी स्कूल का लगता है। हो सकता है ये लास्ट काजल की हो। कौन काजल? भूषण श्रीवास्तव की बेटी। सर वो एक दिन से लापता है। भूषण श्रीवास्तव? सर डेड बॉडी के पास में ये मेडिसिन रैपर मिला है। दिखाओ सर ये तो वही दवाई है जो हमें शोभा के मर्डर स्पॉट में मिली थी, और इस लड़की का चेहरा भी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या। सर एक काम करते हैं, इस मेडिसिन के रैपर को आसपास के मेडिकल शॉप में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। नॉट पॉसिबल अभिषेक, ये जो मेडिसिन है काफी कॉमन मेडिसिन है, काफी लोग इस्तेमाल करते होंगे इसका। इतने से एविडेंस के साथ कल्प्रिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें कोई और रूट लेना होगा। उस गुलशन का पता ले लो। ओके चल। आपकी बेटी गायब हुई थी, आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं आए? क्या करते साहब, ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो जाए, जो भाग जाए उसे क्या ढूंढना साहब। सर ये लेटर छोड़ के गई है, भाग गई उस मास्टर अशोक के साथ। मैं उसके पास भी गया था साहब, लेकिन वो नहीं माना। क्या करता, पुलिस में रिपोर्ट करता तो बेइज्जती होती, इसलिए बैठ गया चुपचाप। अशोक ने क्या बताया था? अशोक, काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता काजल का। इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, बता दे काजल कहाँ, नहीं तो जान से जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता काजल का। और ये मेरा घर है, चिल्लाओ मत यहाँ पर। निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ रहता है ये कोच? एकदम परेशान मत होइए, और 1 से 2 दिन लगेगा, बाकी 2-3 दिन में मैं आपका काम करा दूंगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। जी बताइए। सर अगर कोई पीछा कर रहा हो तो कंप्लेंट कहाँ लिखानी है?
यहीं पुलिस स्टेशन में। वैसे कौन पीछा कर रहा है? सर पता नहीं। उसका हुलिया याद है जिससे हम उसका स्केच बनवा सकें? नहीं सर। आप परेशान मत हो, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। सर, काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके साथ रेप किया गया था। व्हाट? जी सर, दोनों जगहों पर मिली मेडिसिन का रैपर सेम है, नकल डस्टर के मार्क्स भी बिल्कुल सेम है और मारने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शोभा का था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? अभी फिलहाल किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। हो सकता है एक महज इत्तेफाक हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? जी सर, जिस रात काजल घर से भाग गई थी उस रात उसने अपने कोच अशोक को फ़ोन किया था। ये रही उसके कॉल डिटेल्स। लेकिन सर अब अशोक अपने घर से फरार है। इसका मतलब गुलशन ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि अशोक ने ही मदद की थी काजल को भगाने में, वो सच थी। गांव में कुछ और पता चला? नहीं सर, ना ही स्कूल से कोई और सस्पेक्ट मिला। आसपास के पुलिस थानों में पता करो कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है कि नहीं, उसका नाम रिकॉर्ड में ज़रूर होगा। और इस अशोक के बारे में पता करो। जी सर, हमारी टीम ने अशोक की फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट कर दी है। ज़्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। उसके घर पे भी हमारी नज़र है। दोनों ही केसेस में मोडस ऑपरेंडी एक जैसी थी और चोट के निशान ये बता रहे थे कि एक ही किस्म का हथियार यूज किया गया था। लेकिन दोनों अलग अलग गांव होने की वजह से अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे थे हम लोग। शोभा की निजी जिंदगी और काजल की निजी जिंदगी सीधी नहीं थी, इसलिए हमने उनके परिवार के हर एक सदस्य पे नजर रखी हुई थी। और इसी छानबीन के दौरान एक ऐसा राज सामने आया जिसने हमारी केस की दिशा बदल दी। सर, ये रहा बच्चा, इसी का नाम वैभव है। ये शोभा का बेटा है। शोभा अक्सर इससे मिलने यहाँ आया करती थी। वैभव बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। कितना कमजोर हो गया? मम्मी, मुझे आपके बगैर मन नहीं लगता। जल्दी तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं तेरा मनपसंद खाना लेकर आई हूँ। सर, शोभा ने कहा था कि उसने अपने पति से बात किया है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ? चल चल बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ, हम तुझे बताते हैं क्या हुआ। पहले तू हमें ये बता, ये कौन? सर ये तो मेरे दोस्त गुलशन की बेटी है सर। इसका मर्डर। क्या? मर्डर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शोभा का हुआ। लेकिन सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसे पहचानता है? नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। ये शोभा का बेटा है जिसकी वजह से तूने शोभा को मार दिया। सर सच सच बता, उस दिन क्या हुआ? सर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता था ये शोभा का बेटा है सर। उस दिन हॉस्टल जाते वक्त उसने हॉस्टल की वार्डन को सब कुछ बता दिया था कि उसने तुझे सब कुछ बता दिया। सच बोल। सर वो मेरे दिमाग से निकल गया। बताया था उसने सर मुझे, मैं भूल गया था सर। मुझे माफ कर दो विनोद, मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया विनोद। मेरी शादी पूरी तरह से बर्बादी थी। विनोद तुम वैभव को अपना लो विनोद, प्लीज। मैं वैभव को तुम्हारे पास ले आती हूँ विनोद। देखो मना मत करना विनोद। लेकिन मैंने उससे ये कभी नहीं कहा था कि मैं उसे अपना लूंगा या वो उसे घर ले आए। तूने कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए जब शोभा बाहर निकली तूने उसे मार दिया या मरवा दिया ताकि ना रहे वैभव और ना रहे वो, और तू दोबारा अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर सके। सर चाहे तो आप सारी जिंदगी के लिए मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं आखिरी वक्त तक यही कहूंगा कि मैंने शोभा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। सर अशोक को लखनऊ के गोमती नगर एरिया में देखा गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो एक मेडिकल स्टोर से दवाई चुरा कर भाग रहा है क्योंकि उसके पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं था। गोमती नगर पुलिस से कोऑर्डिनेट कर, वहीं कहीं छुपा पाओगे। जी सर, हमारी खबरें टीम और पुलिस टीम दोनों ही उसके पीछे पड़ी है, ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। कुछ याद है इस घर का? हाँ भैया, कैसे भूल सकते हैं, एक ही याद थोड़ी ना इस घर में। अच्छा सुनो अंकिता, जी भैया। हम थोड़ा खेत का चक्कर लगा के आते हैं। और हाँ, घर से बाहर निकलना मत, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जी भैया।
अच्छा चलो गेस करो हम कहाँ हैं। तेरी आवाज़ बता रही है कि तू गांव में है। अरे बिल्कुल सही जवाब। बता फिर कब मिल रही है? अरे इसीलिए तो हम फोन किए हैं। शाम को नदी के पास मिलते हैं। ओके। अरे श्याम, अरे प्रणाम चाचा। कब आए? बस अभी आए। ये जो कुछ बचा है अपना उसे बटोरने के लिए। बहुत अच्छा बेटा, ये जमीन बनाओ और अब यही रहो। यही सोचा है अब। सर माफ कर सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। अच्छा, तो फिर भाग क्यों रहा था और दवा क्यों चुराई? सर मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मर जाता अगर ये दवा नहीं चुराता। और वो मेडिकल वाला प्रिस्क्रिप्शन मांग रहा था। और रहा सवाल भागने का, तो गुलशन जी को शक था कि काजल को मैंने भगाया। और जब काजल की लाश मिली तो मैं डर गया कहीं गुलशन जी मुझे ना फंसा दे, इसलिए मैं भाग रहा था सर। तो उस रात काजल ने फोन क्यों किया था? हाँ सर ये बताने के लिए कि वो घर से भाग रही है। कैंप के लिए भागने वाली लड़की कैंप तक नहीं पहुंची। और किसको पता था इसके बारे में? सर उसके छोटे भाई आशु को भी पता था। उसने उसे बताया था घर से जाने से पहले। ये बात उसने मुझे फोन पे बताई थी। हाँ सर, मैं जानता था। दीदी, ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जा रहा हूँ बाबा को उठाने के लिए। आशु देख, अगर तूने पापा को कुछ भी कहा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। इतनी मुश्किल से ऐसा मौका हाथ लगाए तो वो दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी वापस। पापा की जितनी मार खानी होगी ना खा लूंगी, लेकिन तू चुप रहना। खा मेरी कसम, तू बाबा को कुछ नहीं कहेगा। मुझे लगा था कि दीदी 2 दिन में वापस आ जाएंगी। दीदी तो वापस आए नहीं। और बाबा इतना गुस्सा थे कि अगर मैं उन्हें बताता कि मुझे पता है कि दीदी कहाँ है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ कितना बदल गया नहीं? तो सालों बाद आई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बदलता नहीं तो हम ऐसे यहाँ नहीं मिलते। वो तो है, लेकिन तू जा रहा है यहाँ पे कैसे? भैया ने कहा गांव चलो तो चली आई। और अब हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी भैया ने घर से बाहर निकलने से मना किया है। हाँ, वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है। तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती हूँ। ठीक है, बाय। इधर आ। जी सर। इतनी रात तू कहाँ जा रहा है? घर जा रहे सर। वैसे यहाँ आसपास खतरा बहुत है। कर क्या रहा है यहाँ पर? आगे आगे खेत है हमारे सर, वो देरी हो गई आज। अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठ जा, छोड़ देता हूँ। जी जी सर। आप लोग हटिए प्लीज, हटिए। साइड में, साइड। फिर से उसी तरीके से हत्या की गई है और सेक्सुअल असॉल्ट भी। सर ये लड़की तो 2 दिन पहले भी आई थी अपने पुलिस स्टेशन में। क्या कह रही थी? सर उसका कहना था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं पता, लेकिन मैंने सर उसे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया था। वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ बताया आप लोगों को कि कौन था वो? किसी दुश्मनी थी उसकी? कुछ नहीं पता हम लोगों को। सर ये रैपर मिला था। सर ये रैपर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मेडिसिन का रैपर हमें शोभा के मर्डर स्पॉट पर भी तो मिला था। जिस बेरहमी से मारा गया ऐसे किसी साइको किलर का ही काम हो सकता है। या तो ये तीनों की तीनों मर्डर्स जो हैं कनेक्टेड है, या फिर अनफॉर्चुनेटली ये तीनों की तीनों वो साइको किलर की नजर में आ गए। पॉसिबल है सर।
क्योंकि सिर्फ मर्डर करना या रेप करना उसकी मंशा नहीं हो सकती। अब लगने लगा है कि किलर हमें चुनौती दे रहा है और हमारी हर एक मूवमेंट पे नजर रखा। सर कल शाम में जब मैं इधर पेट्रोलिंग पर था तभी उधर से एक आदमी आ रहा था। कौन था? सर उसने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसने एक बात बताई थी कि उसका आसपास के एरिया में ज़मीन है। इस पूरे एरिया में जितने लोगों की ज़मीन है ना, उन सब से पूछताछ करो और उस आदमी के बारे में ही पता करो, शायद उसे कुछ पता। इसकी फोटो लो और आसपास के एरिया में पूछताछ करो। ये कह रही थी कोई इसका पीछा कर रहा है, पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा। ओके, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हेलो, सारिका की किसने हत्या कर दी? क्या? अंकिता, क्या हुआ? अच्छा, हम कुछ काम से बलरामपुर जा रहे हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। अंकिता, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, ये देखो। वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं भैया, अच्छा है। हमें पता है तुम क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा नाम तो ए से आता है, फिर ये एस क्यों? सच बताए, हमने हमारे लिए लिया था, पर क्या है, अब तुम रख लो। चलते हैं। सर उस एरिया में नदी के किनारे तक कुल 25 लोगों की ज़मीनें हैं। मैंने उन सभी लोगों से बात कर ली है, लेकिन सर वो आदमी नहीं मिला जो उस रात पेट्रोलिंग करते वक्त मिला था। इसका मतलब इस आदमी ने झूठ कहा था कि उसकी ज़मीन है उस पर। इस आदमी की स्केच बनाओ और पता करो ये गांव वाला है या बाहर से है। ओके, राइट सर। सर, हाँ, सारिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ भी रेप हुआ है। व्हाट? जी सर, उसके साथ सैंपल मैच कर गया है। एक और बात सर, इस बार भी वही नकल डस्टर यूज़ किया गया है और उसी तरीके से स्कल में छेद भी हुए हैं। और सर, मारने वाला इस बार भी राइट हैंडेड है। इसका मतलब ये किसी साइको किलर का ही काम है और ये सारिका उसकी तीसरी विक्टिम है। अब हम ये बात रूल आउट कर सकते हैं कि ये सब रैंडम किलिंग्स नहीं है। मतलब उसे साइको किलर ने फॉलो किया होगा और मौका मिलते ही उसे मार डाला होगा। मतलब किसी के साथ जाती दुश्मनी। राइट। अब हमें ये पता लगाना होगा ये तीनों लड़कियों का कॉमन कनेक्शन क्या है। सर, इन तीनों मर्डर्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, एक गहरा कनेक्शन तो है। काजल के पिताजी गुलशन, शोभा का हस्बैंड विनोद और सारिका का भाई मनोज, तीनों ही दोस्त हैं और दोस्ती बहुत गहरी है सर। यानी कि ये तीनों के तीनों जो दोस्त हैं, इनके साथ एक ही हादसा होता है। सर, हाँ, उस आदमी का स्केच बन गया। इस स्केच को सब जगह सर्कुलेट कर और मनोज और गुलशन को आने बुलाओ। राइट सर। तुम तीनों से जो सवाल मैंने अलग अलग पूछा था, अब साथ में मिलकर पूछ लो। तुम तीनों का कोई तो दुश्मन है जो तुम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा है। कुछ आइडिया कौन है वो? नहीं है। इसे पहचानते हो? ये तो श्याम है। कौन श्याम? हमारे गांव का ही है, ओम साहू का बेटा। सर, सालों पहले इसने गांव छोड़ दिया था, लेकिन सर हमें पता चला कि कुछ दिन पहले इसने गांव आना शुरू किया है। और सर, जब से इसने गांव आना शुरू किया है तब से ऐसे कांड होने शुरू हो गए। तो अब बता रहे हैं हमें भी अभी तस्वीर देख के झटका लगा। आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों का कनेक्शन क्या है इसके साथ और ये कहाँ मिलेगा? भैया घर पर नहीं। तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारे भैया से मिलना है? ये मेरी सहेली सारिका का लॉकेट। ये लॉकेट तो सारिका का है। शाम का है? भैया बलरामपुर पे। बलरामपुर? बलरामपुर में तो मेरी बहन स्नेहा रहती है, मैंने बताया था ना आप लोगों से। चलो बलरामपुर सब।
बहुत हो गया तेरे वेशी के, अब चल। और आप लोग क्यों आ गए? हम आने वाले थे। चल लेकिन चला सर। हाँ, हम नहीं मारा है सबको, ले लिया अपना बदला। कौन सा बदला? हमारी जिंदगी बर्बाद करने का। उस विनोद, गुलशन और मनोज ने मिलके 4 साल पहले स्नेहा को लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कर दिया तुमने? हमें जानबूझ के नहीं किया, वो गलती। क्या हुआ रे? क्या स्नेहा तुम क्या कैसे? भैया इसने मुझे छेड़ा है। नहीं, अपनी जात और औकात दोनों भूल गए। भैया आपने तो बचाया इसे बाइक से। दो इसे दो मनोज भाई, एक और दो, एक और। हम तो स्नेहा को बचाने गए थे, मगर गांव के बड़े और दबंग लोग गलत समझ बैठे। हमारे बाबा ने कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता गांव से दूर रहो, मगर हमारे दूर जाने के बाद मामला और बिगड़ गया। वो हमारे बाबूजी को उठाकर ले गए हमें ढूंढने के लिए। जैसे हमें पता चला हम पहुंचे उनके पास। मार साले को। साले दोबारा इस गांव में दिखे तो पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और सुन, अगली बार तेरी बहन मेरा शिकार होगी। मारपीट से ज्यादा उन्होंने हमारे बाबा के दिल पे चोट पहुंचाई। एक चींटी नहीं मारी थी उन्होंने, जानवरों जैसा व्यवहार किया उनके साथ। वो हमारे बाबा की आत्मा तो उसी दिन मर गई थी, वो तो बस जी रहे थे। खटिया पकड़ ली थी उन्होंने, एक दिन से सक के दम तोड़ दिया। गलती हमारी थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ साथ हमारे बाबूजी को भी सजा दी। तभी हमने सोच लिया कि बदला तो लेंगे। बदला लेना ही था तो गुलशन, मनोज और विनोद से ले। उन 3 निर्दोष औरतों ने क्या किया? ये बात आप उनसे जाके पूछो ना। अगर उन्हें कोई बात करनी थी तो हमसे क्यों नहीं की? हमारे निर्दोष बाप को क्यों घसीटा बीच में? हम भी जताना चाहते थे उन्हें कि अपने सामने अपनों को मरता हुआ देख के कैसा लगता है। फिर गुलशन की बेटी काजल को, हमारे बाबा के आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। अब आप हमें फांसी दो या जिंदगी भर जेल में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी तो तुझे होगी, लेकिन एक बात बता देता हूं तुझे, तूने जो किया है ना, उसकी वजह से तेरे बाबा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शाम के दिल में अपने पिता के खिलाफ अत्याचार घर कर चुका था और एक सुलगते लावा की शक्ल ले रहा था। अंकिता को यह दस्तक जरूर मिली थी कि शाम की जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन समझते समझते देर हो गई। आशु को यह दस्तक मिली कि काजल अपने कबड्डी के खेल के जुनून में कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसने ये बात अपने माँ बाप से छुपा के रखी और नतीजा बहुत ही भयानक निकला। शोभा ने विनोद से बात छुपाई, लेकिन जब बताने पे आई तो मौका ही नहीं मिला। सारिका ने बार बार अपने घर वालों से ये कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया। सच कहें तो विनोद, मनोज और गुलशन ही इस अपराध के रचयिता हैं। उन्होंने बिना सच जाने कानून को अपने हाथ में लिया और एक ऐसा बीज बोया जिसने तबाही मचा दी। दस्तक होती जरूर है, चाहे वो जोरदार हो या खामोश। उसे सुने, समझे और सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।